हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने अब तक 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। हम तक जैसे प्रथम अध्याय के अंदर आप लोगों को सांख्यिकी के उद्भव के बारे में, अर्थ, परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करवाया गया था। उसके बाद जो दूसरा अध्याय था, वह दूसरे अध्याय में आप लोगों को सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व के बारे में बताया गया था। आज जो तृतीय अध्याय इसके बारे में अध्ययन करेंगे वह है हमारा सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन। सांख्यिकी के अंतर्गत जो अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं, उनका आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आयोजन तो आप हेडिंग डाल लेना सभी आप लोग। आज की चैप्टर 3 है हमारा सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन। अध्याय 3 स्टैटिस्टिक्स का तीसरा अध्याय हमारा सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। तो सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका आयोजन किस प्रकार से होता है, कैसे इसका आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन कैसे होता है। अध्याय में चलने से पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमें किसी भी तथ्यों के अंतर्गत किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी होती है, किसी भी कार्य में ये सफलता हमें प्राप्त करनी होती है तो हमें पूर्व प्लानिंग करनी होती है। जैसे मान लो आप लोग हो अभी कंप्यूटर संगणक की तैयारी करे हो, तो सफलता अर्जित करने के लिए क्या करोगे आप? पहले प्लानिंग बनाओगे, योजना करोगे, आयोजन बनाओगे, नियोजन करोगे, सब कैसे पढ़ाई किया जाए, अध्ययन किस प्रकार किया जाए। उसी प्रकार सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी तथ्य जो रीतियां आती है, इसके अंतर्गत रीतियां या विधियां आती है, तो विधियों का आयोजन किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए, नियोजन कैसे व्यवस्थित करे, हमें सफलता किस प्रकार से अर्जित हो, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो हेडिंग सबसे पहले हम आयोजन या जो आयोजन है, नियोजन है, उसको समझना। नियोजन होता क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिए नियोजन, नियोजन की आवश्यकता। पहला तथ्य हमारा क्या रहेगा बच्चों? नियोजन की आवश्यकता, यानी हमें प्लानिंग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, नियोजन क्यों करना चाहिए हमें, उसके बारे में बताया जाएगा। कि यदि आपकी नियोजन, आपका जो प्लान है, प्लान सही है, आपने प्लान सही है बनाया है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे कई बार तथ्य कहे जाते हैं कि साहब एक वो लड़का देखो, फला फला लड़का है जो पहली बार तैयारी कर सफल हो गया। तो वहां पर सफल होने का तात्पर्य यहाँ पे कि उस व्यक्ति ने या उस छात्र ने या उस लड़के ने प्लानिंग जो बनाई थी पास होने की, वह परफेक्टली बनाई थी। क्या बनाई थी बच्चों? परफेक्टली बनाई थी, इसलिए आज में सफलता के चरम बिंदु पर है। आप लोगों के द्वारा प्लानिंग की तो जाती है, लेकिन सही प्रकार से व्यवस्थित तरीके से नहीं की जाती है, जब असफलताएं प्राप्त होती। तो आज हम पढ़ेंगे में नियोजन की क्यों आवश्यकता होती है, नियोजन क्यों करना चाहिए। नियोजन करने से पहले हमें समस्या का ये कहा जाता है कि नियोजन करने से पहले, प्लान बनाने से पहले व्यक्ति को उसके बाद आने वाले जीवन में हमें समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। समस्याएं ज्ञात है तो वह नियोजन कर सकता है। पहले छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि यह नियोजन होता क्या है, किस प्रकार से। देखिए, किसी भी अनुसंधान कार्य को, किसी भी अनुसंधान कार्य को, किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सुनिश्चित योजना का निर्माण, सुनिश्चित, अभी समझाऊंगा आपको वो होते क्या है सभी शब्द। सुनिश्चित योजना, सुनिश्चित योजना मतलब प्लान, सुनिश्चित योजना का निर्माण किया
निर्माण किया जाना आवश्यक है। सुनिश्चित योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। नियोजन जो आपने प्लानिंग की है, नियोजन की सफलता के लिए आपने जो प्लान बनाया है, प्लान के सफलता के बिंदु पर पहुंचाने के लिए समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना, सफलता के लिए समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना, समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। अब इसे समझिए क्या कहना चाहता है। इस परिभाषा के माध्यम से क्या बताना चाहता है ये, किसी भी नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है हमें, तो किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व, यानी कोई भी आप किसी भी तथ्य के बारे में अनुसंधान कर रहे हो, खोज कर रहे हो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो प्राप्त करने से पूर्व क्या करना चाहिए उसी के बारे में बताया। उसको प्राप्त करने से पूर्व सुनिश्चित क्या करना चाहिए बच्चों, सुनिश्चित योजना। महत्वपूर्ण शब्द हो गया, किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस विद्यार्थी को सुनिश्चित योजना बनाना चाहिए, या फिर सुनिश्चित योजना का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। निर्माण क्यों करना चाहिए, देख लीजिए, निर्माण किया जाना आवश्यक है। या आपको उस नियोजन में, उस कार्य में सफलता हासिल करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, नियोजन करना पड़ेगा। आगे यही कहा जा रहा है कि नियोजन की सफलता के लिए यदि आपने जो प्लान बनाया है, प्लान में आप प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक चरण में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, नियोजन की सफलता प्राप्त करने के लिए समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है। यानी आप प्लान बनाने से पहले आप यह सोच लीजिए, यह विचार कर लीजिए कि इस कार्य के अंतर्गत मुझे किस किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप यदि उस समस्या का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लोगे तो आपको सफलता 100% नहीं 101% सफलता मिलने की संभावना नहीं, सफलता मिलेगी। यानी आप उस कार्य में असफल कभी भी नहीं रहोगे। यह इसके बारे में कहा कि आपको समस्या का संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। सब समस्या का अध्ययन तो हम कर लेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कार्य प्रारंभ करना तो अच्छा लगता है, प्रारंभ में तो बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, कार्य का संपादन भी करेंगे, और वो कैसा, समस्या का हम अध्ययन कैसे करें, हमें पता नहीं, यह कार्य हम जीवन में पहली बार कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बिंदु आ रहा है कि सब जो प्लानिंग बनाने जा रहे हो, आप प्लानिंग बना रहे हो, उस प्लानिंग के अंदर सफलता अर्जित करने के लिए जो समस्याओं का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, वो उन समस्याओं में कौन कौन से तथ्य सम्मिलित है, उन तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें लिखिए, समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान के लिए यानी जो आप समस्याएं प्राप्त हो रही है, आपको समस्याएं मिल रही है, उन समस्याओं का समाधान के लिए अनुसंधान में, रिसर्च सेंटर कहने का तात्पर्य है अनुसंधान में निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। अनुसंधान में निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करना, निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। अब वो कौन कौन से तथ्य होंगे जिनका हमें अध्ययन करना परम आवश्यक है, यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए हो गया
कि साहब हमें सफलता अर्जित करनी है। सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि साहब सफलता मुझे अर्जित करनी है, कोई भी इस भरोसे नहीं रहता कि साहब मुझे असफलता ही मिले। तो उस व्यक्ति को या उस विद्यार्थी को सफलता अर्जित करने के लिए समस्या, कौन कौन सी समस्याओं का अध्ययन करें, कौन कौन से अध्ययन करना आवश्यक है। प्रथम जो तथ्य रहेगा वह रहेगा अनुसंधान का उद्देश्य वह क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहला तथ्य क्या हो गया कि सब अनुसंधान का क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आप रिसर्च करने जा रहे हो वह उद्देश्य क्या होगा, यानी यह इसका निर्धारण करना परम आवश्यक है कि उसका क्षेत्र कौन सा है और उद्देश्य उसका क्या होगा, कि आप यह कार्य कर तो रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर सभी बिंदुओं का हल्के हल्के रूप में उनका अध्ययन कर लेंगे ताकि आप इस समस्याओं का समाधान भी आराम से हो सके। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सामग्री कहाँ उपलब्ध होगी। सामग्री कहाँ, वेयर उपलब्ध होगी, यानी जो सामग्री है वह हमें कहां से उपलब्ध होगी, किस सामग्री के द्वारा कौन सामग्री कहां से एकत्र करें ताकि हमें सफलताएं अर्जित हो सके। तीसरा बिंदु लिखिए, समग्र संग्रहण किस रीति से करें, यानी जो डाटाओं का कलेक्शन किया गया है वह किस रीति के माध्यम से करें। तो समग्र संग्रहण किस रीति द्वारा करें, समग्र संग्रहण किस रीति के माध्यम से करना है। चौथा बिंदु लिखिए, इकाइयों का निर्धारण, इकाइयों का जो यूनिट होगी उनका निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि हमें असफलता प्राप्त नहीं हो, हम हमेशा सफलता के बिंदु पर पहुंचे। पांचवा बिंदु बताया गया है हमारा क्या है, अनुसंधान की रीति, अनुसंधान की रीति एवं विधियां आदि। ये 5 प्रकार के सामान्यतः अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए ये 5 तथ्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों। नंबर 1 पहला तथ्य हमारा कौन सा है, अब आराम जान ले साहब, नियोजन में सफलता अर्जित करनी है, अनुसंधान में सफलता प्राप्त करनी है। तो पहला तथ्य है अनुसंधान का क्षेत्र व उद्देश्य। नियोजन बनाने से पहले हमारा जो उद्देश्य रहेगा या समस्या का समाधान करने के से पहले समस्या के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो पहले हमें उसका क्या ढूंढना है, क्षेत्र, कि साहब हमें किस क्षेत्र की समस्या का समाधान करना है, पहले ये दो। दूसरा उद्देश्य, तो उस क्षेत्र का क्या उद्देश्य होगा, उस क्षेत्र का या जिस तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हो आप, समग्र इकट्ठा कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, लोगों का उस वह कार्य करने से भला होगा या नहीं, इन तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा तथ्य बताया गया सामग्री कहाँ उपलब्ध होगी। साहब मुझे सफलता अर्जित करनी है, तो मुझे सफलताओं को अर्जित करने के लिए मैं सामग्री कहाँ से एकत्र करूं, सामग्री इकट्ठा कहाँ से करूं ताकि मुझे सफलता मिल जाए, किस क्षेत्र से जाऊं। जैसे आप कंपटीशन के लेवल की जब एग्जाम भरते निकलती है तो आप पहले अपने मित्र से या साथी से जो सफल व्यक्ति है उससे पूछते हो कि साहब मैं बुक कहाँ से खरीदूं या किस पब्लिकेशन की बुक खरीदूं ताकि मुझे सफलता मिल जाए, मैं सफलताओं को अर्जित कर लूं। तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, वहां पर उपलब्ध सामग्री मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा। तीसरा बिंदु है जैसे सामग्री में एक चीज में उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे साहब हम हमारे चैनल के द्वारा कहा जा रहा है कि साहब एएसओ कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ज्योग्राफी का मटेरियल पढ़ रहे हो या स्टैटिस्टिक्स साइंस की पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो बीकॉम वाले विद्यार्थी, तो उनका पूर्ण मटेरियल यहाँ से मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, सामग्री होगी साहब कि इनमें क्लासेज के माध्यम से विद्यार्थियों को पूरा मटेरियल प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर ये जो फला सर है, दीपक सर है, वो स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करा रहे हैं, संपूर्ण रूप से करा रहे हैं।
तीसरा बिंदु है समकों का संग्रहण किस रीति द्वारा करें। समकों का कलेक्शन जो किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसमें वहां पर किस रीति का प्रयोग किया जाए ताकि संपूर्ण समकों को एकत्र कर लिया जाए, कोई भी समूह नहीं बचे, सभी प्रकार की सूचनाएं संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। चौथा बिंदु है इकाइयों का निर्धारण, जो यूनिट यानी किस यूनिट के तहत समूह को एकत्र किया जाए। यूनिट में एक वर्ग भी हो सकता है, कोई सा भी हमारा किसी भी क्षेत्र के कार्य द्वारा हो सकता है, कोई भी यूनिट ऐसे पुरुष महिला जनसंख्या गणना के लिए कौन कौन सी यूनिट का जब महिला पुरुष साक्षर निरक्षर अनपढ़ गंवार इत्यादि, गरीबी अमीरी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एसटी एससी जनरल ओबीसी इत्यादि प्रकार के जो यूनिट है, प्रत्येक यूनिट का अलग अलग निर्धारण किया जाता है। और अंतिम पांचवी थी अनुसंधान की रीति या विधियां, जो हमारी विधियां बताई गई है, जैसे अपकरण की माप डिस्पर्सन है, समूहों का संग्रहण है, उनका प्रतिचयन करना है, निर्देशन करना है, आकलन करने के लिए कुछ विधियां भी बताई, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंदर विधियां बताई गई है, जैसे समांतर माध्य, मध्य का है, बहुलक है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य है, प्रमाण विचरण है, अपकरण की माप है, रिग्रेशन है, सहसंबंध है, कोरिलेशन है इत्यादि सभी प्रकार की विधियां बताई गई, हमें किस विधि के माध्यम से इसका समाधान करना है इत्यादि प्रकार की विधि बताई गई। ये हो गया हमारे नियोजन का अर्थ हो गया, आपका नियोजन के बारे में हो गया। उपयोग तथ्यों के आधार पर एक तथ्य बताया गया, लिख लीजिए कि इन उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करके, यहां लिख देता हूं मैं, इन उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करके, विचार से तात्पर्य सोचना, विचार से तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, सोचना, उसके बारे में सोचा जा रहा है कि इन उपरोक्त बिंदु कौन से हो गए, ये वाले, ये हमारे उपरोक्त बिंदु हो गए। इन उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करके एक योजना बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों, योजना बनाना ही अनुसंधान का नियोजन कहलाता है। बनाना ही अनुसंधान का नियोजन कहलाता है। ये सब हो गए अनुसंधान का नियोजन किसे कहते हैं, उसके बारे में बता दिया गया। जब इन उपरोक्त बिंदु कौन से हो गए, ये वाले सब, ये उपरोक्त बिंदु हो गए हमारे, ये उपरोक्त बिंदु है हमारे। इन उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से हम समस्याओं का क्या कर सकते हैं बच्चों, समाधान कर सकते हैं। तो इन उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करके एक योजना बनाना ही अनुसंधान का नियोजन करना कहलाता है। अनुसंधान का नियोजन कैसे होता है, या अनुसंधान का आयोजन कह दो या अनुसंधान का नियोजन कह दो, दोनों का तथ्यार्थी है, दोनों का तथ्य एक ही है। अब इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि सांख्यिक अनुसंधान का क्या अर्थ होगा, किस प्रकार से होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी विद्यार्थी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो, कुछ जानना हो किसी बिंदु के बारे में जान सकते हो। जैसे आपका बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है, मैं भी आशा यही करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार हमारा चैनल देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आप इसको शेयर भी कर सकते हैं लिंक को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना इसका, आगे अध्ययन करते हैं। ये हो गया हमारा नियोजन की आवश्यकता, ठीक है सभी बच्चों ने। चलो आगे चलते हैं। ये प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग के बाद क्या होगा, अब सर आपने आयोजन कर लिया, अब इसका तो सांख्यिक अनुसंधान होता क्या है, तो आगे हेडिंग डाल ले, हम आगे अध्ययन करेंगे कि सांख्यिक अनुसंधान होता क्या है। नियोजन को समझ लिया, नियोजन ये होता है। अब अनुसंधान क्या होता है, उसको अध्ययन कर लेते हैं। अनुसंधान किसे कहा जाएगा, किन तथ्यों को कहा जाएगा, तो हेडिंग डाल लीजिए सभी विद्यार्थी, सांख्यिक अनुसंधान का अर्थ। सांख्यिकी अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ। सांख्यिक अनुसंधान का क्या अर्थ है,
उसके बारे में बताया जाएगा। अनुसंधान होता क्या है, सांख्यिकी क्या होती है। ऐसे कैसे कहते हैं, विज्ञान जो हमारा होता है अनुसंधान, विज्ञान के अंदर एक विज्ञान ज्ञान की शाखा माना गया है। उसी प्रकार जो सांख्यिकी अनुसंधान, इसमें रिसर्च किए जाते हैं, खोज की जाती है, तथ्यों के नॉलेज, तथ्यों के ज्ञान के बारे में जाना जाता है कि विद्यार्थी के या व्यक्ति के, रिसर्चकर्ता के ज्ञान की नॉलेज भी होती है, परख होती है। तो साधारण शब्दों में जो सांख्यिकी अनुसंधान है, इसका अर्थ ज्ञान की खोज से लगाया गया है। तो साधारण शब्दों में परिभाषा क्या हो गई, साहब ज्ञान की खोज करना ही सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। लिख लेना इसको, साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में क्या परिभाषा दी गई है, साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, लिख लीजिए। अनुसंधान शब्द से तात्पर्य है, अनुसंधान शब्द से तात्पर्य है, अनुसंधान शब्द से तात्पर्य ज्ञान की खोज से है। किससे बच्चों, ज्ञान की खोज, यानी ज्ञान को ढूंढना, ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान की खोज से है। ये साधारण शब्दों में अनुसंधान की डेफिनेशन हो गई कि साधारण शब्दों में अनुसंधान क्या होगा, ज्ञान की खोज करना। तो ज्ञान की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। वैसे सांख्यिकी के अंतर्गत जो ज्ञान की खोज से इसका अर्थ बताया गया, तो ज्ञान की खोज के अंतर्गत समंक जो होते हैं, समंकों का संग्रहण जिस रीति के द्वारा किया जाता है, समंकों का संग्रहण जिस रीति के द्वारा किया जाता है, तो उस रीतियों के बारे में जानना, रीतियों के माध्यम से खोज करना, इसलिए इसे अनुसंधान का जो अर्थ ज्ञान की खोज करना बताया गया है। खोज से है सांख्यिकी अनुसंधान में, सांख्यिकी अनुसंधान में सांख्यिकी अनुसंधान में ज्ञान की खोज, अनुसंधान में ज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज की जा रही है। अनुसंधान में ज्ञान की खोज समंकों का संग्रहण करके, समंकों का संग्रहण, कलेक्शन करना, समंकों का संग्रहण करके, समंकों का संग्रहण करके सांख्यिकी रीतियों का संग्रहण करके सांख्यिकी रीतियों द्वारा सांख्यिकी रीतियों को द्वारा समस्या का समाधान करना है, या सांख्यिकी रीतियों द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। समस्या का खोज, समन्वय करके सांख्यिकी रीति द्वारा समस्या का समाधान, समस्या का समाधान किया जाता है। ये साधारण शब्दों के अंतर्गत सांख्यिकी परिभाषा बता दी गई कि जो सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी में जो समंक होते हैं, समंकों का जो एकत्र किया जाता है, इस एकत्र करने का प्रमुख जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि इसके अंतर्गत जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान सांख्यिकी रीतियों के द्वारा किया जाएगा, यानी ज्ञान की खोज के द्वारा किया जाएगा, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और सफलता अर्जित हो सके। दूसरे शब्दों में परिभाषा बताई गई है, दूसरे शब्दों में परिभाषा लिख लेना इसकी, लिखिए दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में सांख्यिकी अनुसंधान की परिभाषा। तो परिभाषा क्या बताई गई है, यानी कि हम किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि सभी विधियों का अंतर्गत समंकों को एकत्र करते हैं और एकत्र करके सारी विधियों का, रीतियों का प्रयोग, समस्याओं, इसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं,
तो वही हमारा सांख्यिक अनुसंधान कहलाता है। देखिए, किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या का, किसी सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक, नंबर 4 एवं धार्मिक समस्या का अध्ययन करने के लिए, समस्या का अध्ययन करने के लिए, समस्या का अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से, एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक समस्या का अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से समंकों का संग्रहण व विश्लेषण करके, से समंकों का संग्रहण व एनालिसिस करना, उसके बारे में जानना, समंकों का संग्रहण व विश्लेषण करके उसके आधार पर निर्वचन की क्रिया, उसके आधार पर निर्वचन की जो निर्वचन क्रियाएं अपनाई जाती है, उसी क्रिया को सांख्यिक अनुसंधान कहते हैं। निर्वचन की क्रिया को सांख्यिकी अनुसंधान, रिसर्च सेंटर अनुसंधान कहते हैं। देखो यहाँ पर जो दूसरे शब्दों में परिभाषा बताई गई, इस परिभाषा के अंतर्गत जो सांख्यिक विधियां हैं, उन विधियों का प्रयोग कर दिया गया। इसमें कहा गया कि किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक, सामाजिक भी आ गया, आर्थिक भी आ गया, राजनीतिक भी आ गया और धार्मिक भी आ गया। तो किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्या का अध्ययन करने के लिए, जो समस्याएं आती है, समस्या का अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित, आगे बात यहाँ पर सुव्यवस्थित रूप में नियोजन करना, प्लानिंग करना, आयोजन करना, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से, जो वैज्ञानिक विधि हमारे काम में ली जाती है, समंकों का क्या किया जाएगा, संग्रहण। आ गया कलेक्शन ऑफ द डाटा। एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा किस प्रकार से होता है। तो चतुर्थ अध्याय या 5वां जो अध्याय आएगा वो हमारा इसी के बारे में आएगा कि समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाए और कैसे किया जाए। बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, खोल के बताऊंगा, एक बिंदु नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। समंकों का संग्रहण और विश्लेषण करके उसके आधार पर निर्वचन का अर्थ बताया था मैंने पीछे भी, यह शब्द काफी बार आ चुका है। निर्वचन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो जिन विधियों मेथडों का प्रयोग किया गया है, चार्ट के माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया गया है वह इस प्रकार से किया जाए कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी एक बार देखने के मात्र से ही क्या हो जाए, तुरंत समझ जाए, वो निर्वचन कहलाता है। तो निर्वचन की क्रिया क्या कहते हैं बच्चों, सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। इस क्रिया को ही सांख्यिकी अनुसंधान की क्रिया या सांख्यिकी अनुसंधान कहा जाएगा। लिख लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसा दो परिभाषाओं का, नीचे लिख दो। इनके अभी नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, पूरा संपूर्ण मैटर नहीं आ पाएगा। अभी इसमें बताया जाएगा कि अनुसंधान की, जब सांख्यिक अनुसंधान की परिभाषा हो गई, विधियां हो गई, रीतियां हो गई, तो इसमें विषय सामग्री आती है या किस प्रकार से अनुसंधान के अंतर्गत आयोजन प्रस्तुत किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट सभी ने, कल इस पर साफ करूंगा, नीचे वाले छोड़ दूंगा, आप लिखना लो। बाय मिस्टेक अगर रह भी जाए तो आप लिखते रहना उस परिभाषा को। प्रथम परिभाषा साफ कर रहा हूं, सामान्य शब्दों में, ठीक है।
आगे लिखिए इसके अंतर्गत कि सांख्यिकी अनुसंधान की विषय सामग्री में सांख्यिकी अनुसंधान की विषय सामग्री में सांख्यिकी अनुसंधान की विषय सामग्री में वे समस्याएं हो सकती है, सामग्री में वे समस्याएं हो सकती है, जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सांख्यिकी अनुसंधान की जो विषय सामग्री होती है, इसी विषय सामग्री में वही समस्याएं आप लोगों के सामने आ सकती है जिन्हें संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। संख्यात्मक रूप से हम जैसे कह सकते हैं, जैसे मैंने माना मुझे 4 लाख लिखना था। कितना लिखना था बच्चों? 4 लाख का आंकड़ा लिखना था मुझे। 4 लाख के स्थान पर मैंने आप लोगों को मान लो यहाँ पे किसी विद्यार्थी ने 5 जीरो लगा, 4 जीरो लगा दी, तो यहाँ 4 लाख कितना हो जाएगा? 40,000। कहने का तात्पर्य हुआ तो उसको लॉस हो जाएगा, उस व्यक्ति को कितने का हो जाएगा? लमसम 1,60,000 रुपए क्या हो जाएगा? इसको घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? से उन्हें बता रहा हूं एक बार। माना 4 लाख राशि लिखनी थी मुझे, अंकों में लिख दिया कि साहब किसी, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, यहां लिख लेना इसको। माना विक्रय हुआ मेरा कितना? 4 लाख रुपए का। ये 4 लाख का विक्रय हो गया। अब मैंने 4 लाख के स्थान पर जो बिक्री लिख दी, मैंने यहां लिख दी साहब, ये लो 5 लगानी थी मैंने, 4 जो खत्म कर दिया, ये लो, ये सारी लिख दी। अब संख्या मान लिया। अब मुझे यहाँ संख्या में इन दोनों में अंतर देखूंगा मैं, जो डिफरेंस दोनों का आएगा कितना जाएगा? 1,60,000 नहीं, 3,60,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा मुझे। तो यहाँ पर ये संख्यात्मक जो मान लिखा, इसे मेरे क्या आ गई? समस्या आ गई। 3,60,000 माल में मैंने 4 लाख का माल बेचा और 40,000 कैसे हो रहा है? तो ये समस्या आ गई सामने। तो इस प्रकार की समस्याएं आती है, उनका समाधान जो किया जाएगा, समाधान करने के लिए हमें नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन करने से पहले हमें उस आने वाली समस्याओं के बारे में सोचा जाएगा। इसलिए व्यापारिक खाते के अंतर्गत, भाई खाते में ये लिखा जाता है व्यापार पद्धति के अंतर्गत कि पहले लिख पीछे दे। क्या कहा जाता है बच्चों? इसीलिए कहा जाता है, एक दोहा आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले लिख पीछे दे, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, कागज से ले। कितना अच्छा दोहा कहा है। इस दोहे के अंतर्गत पूरा साफ रूप आ गया कि साहब समस्या आती है जब संख्यात्मक मान प्रस्तुत किए जाते हैं, अंकात्मक मान, तो अंकात्मक मान में जो अंतर डिफरेंस आया है, इस समस्या का समाधान करने के लिए व्यापारिक पद्धति के अंतर्गत व्यापारी जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं? वो पहले अपने व्यवहार को लिखते हैं। यहाँ कहा गया कि पहले लिख, तो पहले व्यवहार को लिखते हैं, पीछे दे, और बाद में उसका भुगतान करते हैं। पहले लिख पीछे दे, यानी पहले लिख लिया, बाद में उसका भुगतान कर दिया। भूल पड़ेगा, मान लो बाय मिस्टेक आप उस व्यवहार को खाते में लिखना, यदि लेन देन कर तो लिया लेकिन लिखना भूल जाए तो, या फिर याद नहीं रहता तो रिकॉर्ड तैयार करते हो तब, तो यदि रिकॉर्ड तैयार याद नहीं रहता तो अपने बही खाते उठाइए, कागज उठाइए और कागज से कागज से उस व्यवहार को दोबारा ग्रहण कर लीजिए और अपने जो खाते बनाते हो उस खाते का लेखा जोखा कर सकते हो। तो यानी संख्या तो समस्याएं आती है, संख्यात्मक रूप में से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, उस समय हमारे पास समस्या उत्पन्न होती है, अनावश्यक समस्या उत्पन्न कभी भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए बताया गया है जैसे मजदूरों की आर्थिक स्थिति। उदाहरण क्या बताया गया बच्चों? जैसे बता दें उदाहरण साहब, मजदूरों की
मजदूरों की आर्थिक स्थिति, मजदूरों की जो आर्थिक स्थिति व्यक्त की जाती है। अब वे आर्थिक किसी भी रूप में कर सकते हैं साहब, यहाँ पर ऐसा मुद्रा के रूप में, मुद्रा या मजदूरी के रूप में। दूसरा जो तथ्य बता दिया वह बता गया था, विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो जब कम किराए पे कमरे का मकान लेते हैं, किताबें खरीदते हैं, भोजन के लिए पैसे एक्सपेंसेस करते हैं, तो विद्यार्थियों का क्या होता है, मासिक व्यय होता है, मंथली। तो विद्यार्थियों का जो मासिक व्यय होगा वह भी इसी के अंदर, यानी उस समय भी हमारे पास समस्या आएगी, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो विद्यार्थियों का मासिक व्यय एक्सपेंसेस, यह मासिक व्यय किसी भी रूप में होता है, पुस्तक के रूप में, किराए के रूप में, भोजन के रूप में, या रहन सहन के रूप में, कोई सा भी रूप हो सकता है विद्यार्थी के लिए। तो विद्यार्थी का जो मासिक व्यय होगा ये सभी व्यय संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। मुद्रा व मजदूरी जो दी गई है, मुद्रा व मजदूरी से भी संख्यात्मक प्रस्तुत की जाएगी। विद्यार्थियों का जो मासिक व्यय होगा इसे भी संख्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और एक उदाहरण दिया हुआ है कि शिक्षित बेरोजगारी, एक उदाहरण क्या दे दिया कि जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी के जो तथ्य बताए गए हैं ये तथ्य भी इसमें सम्मिलित किया है। शिक्षित बेरोजगारी आप जानते हो वर्तमान में हमारे भारत के अंतर्गत सबसे अधिक जो बेरोजगारी फैली हुई है वह बेरोजगारी यही है हमारे भारत के अंतर्गत, कि विद्यार्थियों को भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षित तो किया जा रहा है, लेकिन शिक्षित पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाने के बाद भी वही विद्यार्थी रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। जैसे आप जैसे कहीं, या आप जैसे हमारे से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत काफी कुछ पढ़ तो चुके हैं लेकिन वो रोजगार अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो वो कौन सी बेरोजगारी में आ गए, वो शिक्षित बेरोजगारी के अंदर। तो ये आंकड़े भी आते हैं, जैसे आंकड़े प्रस्तुत करूंगा मैं शिक्षित बेरोजगारी के, जैसे 4 लाख विद्यार्थियों के आंकड़े हैं, आंकड़े ऐसा जैसे हमारे प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख विद्यार्थी बीएड वाले विद्यार्थी होते हैं, और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो जॉब निकालती है बीएड विद्यार्थियों के लिए, टीचरों के लिए, वह पोस्ट पर क्या रहती है, कम, और कैंडिडेट प्रतिभा क्या होता है, बहुत अधिक होते हैं। तो वहां पे कैसे बेरोजगार फैले, शिक्षित बेरोजगारी फैले। 40,000 पद निकाले, 20,000, सब 1 लाख में से 20,000 उनका 80,000 फिर रह गए, अगले साल फिर 1 लाख आ जाएंगे तो 1,80,000 विद्यार्थी हो जाएंगे। ऐसे संख्या 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 बढ़ती हुई जाती है, तो ये आंकड़े आ जाते हैं 1 लाख का, 20 लाख का, 30,000 का, इस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत हो जाते हैं। यह हमारा जो तरीका होता है सांख्यिक अनुसंधान कहलाता है। सांख्यिक अनुसंधान के द्वारा, रीतियों के द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इसके जो लेना इसका भी एक बार फिर दोबारा आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। इसी प्रकार इन तथ्यों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है। ये हमारा होगा सांख्यिक अनुसंधान का अर्थ, नियोजन का अर्थ, हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसका चरण के, अनुसंधान के अंतर्गत जो चरण होता है किस प्रकार से अपनाया जाएगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा आपका समाधान हो रहा है, फिर भी तो कमेंट होता है 2 प्रकार से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आप लोगों को, आप लोग भी सचेत रहते हो, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बिंदु या हम भी क्या रहते हैं, बिल्कुल सचेत रहते हैं कि विद्यार्थी जानना चाहता है। वैसे हम पूरी जानकारी दे भी रहे हैं, फिर मान लो बात कुछ रह जाए तो आप उसके आपके पूछने के माध्यम से और अधिक विस्तृत रूप से बता सकते हैं। आप कोई साथी हो तो आप अपने हमारे चैनल को शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने लिख लिया। ओके, फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में।